हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की और सेम सिलेबस UGC नेट का रहने वाला है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो ये वीडियो जो है HPSC, UGC नेट, एस्टेट, TGT, PGT, एस्टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 23 रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 हम HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रही हैं और HPSC के लिए हम हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये जो भाषा का टॉपिक है, जैसे कि इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास दिया हुआ है, तो ये वीडियो एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो, HPSC का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर सब्जेक्टिव। तो मुझे ये जो भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये ना सोचे कि मैम इतने विस्तारित रूप से टॉपिक को क्यों लेकर आती है, क्योंकि HPSC में सब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है तो उसमें लिखना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं इस तरीके का कंटेंट चुनकर लाती हूँ ताकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आप यहाँ पर जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होने वाली है वो कैंडिडेट अपना पेन कॉपी लेकर बैठें और यहाँ से अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप से यानी कि एक रेखीय प्रश्न पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं और टॉपिक का कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। यूनिट नंबर 1 में साफ साफ ये टॉपिक लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी क्लास नंबर 22 में, उसमें मैंने देवनागरी लिपि का नामकरण पढ़ाया था कि देवनागरी नाम कहाँ से आया, किस किस विद्वानों ने क्या क्या कहा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। तो आपसे यही उम्मीद है कि इससे पहले कि आप सारी वीडियो देख ले, इसके लिए मैंने एक चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से। साथ ही HPSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 और 6 भी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, सबसे पहली विशेषता, जितना भी कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है और किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करें तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो ये है कि यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है। इसके लिए हर एक ध्वनि के लिए कोई ना कोई अक्षर चिन्हित किए गए हैं। जैसे कि एक क ध्वनि है तो ये क अक्षर है, ठीक है। इसके लिए हर एक ये लिखित रूप दिया गया है इसे, तो इसे अक्षरात्मक कहेंगे। हर एक ध्वनि के लिए अलग से चिन्ह है। तो यह लिपि जो है देवनागरी लिपि ये अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक अक्षरात्मक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शब्द आपके लिए, तो इसे याद रखना है। विशेषता नंबर 1। दूसरी है इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द क्यों लगाया गया है, ध्यान से सुनना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। यानी कि जैसे कि संस्कृत में है, आपको पता है कि हिंदी भाषा का जो विकास है सबसे प्रथम चरण अगर देखें तो वो संस्कृत है। संस्कृत के बाद फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से विकास हुआ हिंदी का। तो मूल जड़ कहाँ से है, हिंदी कहाँ से निकली हुई है, मूल जड़ आपसे पूछे तो ये संस्कृत है। तो संस्कृत के जो भाषा है और हिंदी जो भाषा है इसे एक वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। और इसे वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं कि जिस ध्वनि का उच्चारण होता है उसके लिए एक अलग से अक्षर भी चिन्हित है, और साथ में क्या है कि जो एक स्थान विशेष से जो जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन सभी को एक ही वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो हिंदी वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इंग्लिश की तरह नहीं है कि इसमें कोई अक्षर साइलेंट है, किसी के जगह किसी का कई बार उच्चारण ऐसे हो रहा है, स से हो रहा है, कई बार उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, ऐसा हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। उदाहरणतः मनुष्य के मुख विवर में से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थानों का यदि वैज्ञानिक विवेचन किया जाए
तो उसका क्रम क्या होगा। देखो ये बात क्या बताई गई है कि अगर हम सभी ध्वनियों का उच्चारण देखें कि मुख से कहाँ से हो रहा है, मुख विवर में से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थानों का यदि वैज्ञानिक विवेचन, क्या वैज्ञानिक विवेचन बताया कि सबसे पहले उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ये सीक्वेंस मैं एक बार नहीं कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ और यूजीसी नेट में ये सीक्वेंस पूछी भी जाती है। तो दोस्तों ये नंबर जो है आपका बिल्कुल फ्री का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले कोई भी उच्चारण स्थान अगर हम वर्गीकृत करने लगते हैं तो कंठ से आता है, उसके बाद उच्चारण तालु से आता है। और कंठ से बात करूं जैसे कि हमारे वर्णमाला के व्यंजन जो हैं वो कैसे शुरू होते हैं, तो कवर्ग जो है पूरा वो कंठ से उच्चारण होता है और कंठ कवर्ग, उसके बाद आता है चवर्ग और चवर्ग के बाद तालु, कवर्ग चवर्ग के बाद आता है टवर्ग, टवर्ग मूर्धा से होता है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, फिर आता है तवर्ग, तो तवर्ग दंत से उच्चारित होता है और उसके बाद आता है पै फै बै भै मै पवर्ग, तो ये ओष्ठ से होता है। फिर आ जाता है हमारा पंचम वर्ण जो है सभी का वो नासिका से इनका व्यंजन होता है, उच्चारण होता है सॉरी। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो ये एक वैज्ञानिक तरीके से आपको बताया गया है। कोई भी अक्षर जब हम ध्वनि उच्चारित करते हैं तो पहले गले से, फिर कंठ से, फिर तालु से, फिर मुर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से और फिर नासिका सबसे लास्ट में आता है। तो ये इसका वैज्ञानिक विवेचन है। अक्षरों का उच्चारण के स्थान पर देवनागरी लिपि की अक्षरमाला भी इसी क्रम से वर्गीकृत है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जिस प्रकार से ये कर्म निश्चित किया गया है, वैज्ञानिक तरीके से इसका विवेचन किया गया है, उसी प्रकार से हमारी देवनागरी लिपि की जो अक्षरमाला है, मैंने बताया क ख ग घ ड, फिर चवर्ग च छ ज झ ये, टवर्ग ट ठ ड ढ, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अक्षरमाला का भी इसी क्रम से वर्गीकृत किया गया है जो उच्चारण स्थान बताए गए हैं। ठीक है, अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता से संबंधित तो देवनागरी की ये विशेषता भी उल्लेखनीय है कि इसमें पहले क्रमानुसार स्वर रखे गए हैं, कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है, इसके पश्चात ही व्यंजनों का क्रम है। रोमन लिपि में कोई स्वर कहीं है और कोई कहीं है, जैसे ए है सबसे पहले है तो ई 5वें पर है, आई 9वें स्थान पर है और ओ 15वें स्थान पर है। लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो स्वर सबसे पहले आते हैं, जैसे कि ए, फिर हिंदी वर्णमाला में भी फिर आ, फिर ई, ऐसे ऐसे करके अंग, फिर ए, इस प्रकार से इनका भी कर्म है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर भी एक साथ हैं, फिर व्यंजन एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि रोमन लिपि में जिस प्रकार से जो स्वर हैं वो कहीं कहीं पर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी इसकी हिंदी की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है, ये पॉइंट भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2। उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, नागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह कि इसके अक्षरों का नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है। यानी कि हिंदी में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जैसा कि अन्य लिपियों में है वैसा हिंदी में नहीं है। तो ये पॉइंट या जो लिपि की विशेषता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में कोई भिन्नता नहीं है, जैसा कि अन्य लिपियों में। रोमन लिपि में ऊ की ध्वनि का, ये आपको उदाहरण के साथ बताएंगे, ऊ की लिपि का बोध यू अक्षर से भी होता है, जैसे पुट, PUT पुट, और द्वित ओ डबल ओ होता है, जैसे फुट। अब यहाँ पर ऊ हो गया, इसके अतिरिक्त ई के लिए कहीं रोमन लिपि का ई अक्षर प्रयुक्त होता है, जैसे बिगिन, कहीं आई, दिस। साथ ही एक ही अक्षर कई ध्वनियों का सूचक है, जैसे यू ए की ध्वनि भी देता है, बट ऊ की बट, और जैसे कि यू जो है ना, देखो इसमें क्या कहा है, वही बात है सिंपल शब्दों में कि हिंदी में जो उच्चारित किया जाता है, जो वर्ण जो ध्वनि उच्चारित की जाती है उसके लिए एक चिन्ह है अलग से, और जो चिन्ह है उसके लिए उसका उच्चारण स्थान भी है। लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में कई ध्वनियाँ ऐसी हैं जो कहीं पर ऊ की साउंड देते हैं, कहीं पर ए की साउंड दे देते हैं। जैसे कि यू है तो ये कई बार क्या करता है, ए की ध्वनि भी देता है। बट, जैसे कि बट,
लेकिन पुट में हम यू को यूज कर रहे थे ऊ के रूप में, लेकिन इसे बट बोलेंगे तो यहाँ पर ये ए के साउंड दे रहा है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में ऐसी अवैज्ञानिकता कहीं पर भी नहीं है। विश्व भर की भाषाओं की कोई ऐसी ध्वनि नहीं जिसके उच्चारण का सूचक अक्षर देवनागरी में न हो। जो अपवाद थे उन्हें, देखो हिंदी में भी कई एक आध अपवाद थे, लेकिन उन्हें मानकीकरण प्रक्रिया में दूर कर दिया गया है। यानी कि हिंदी का जब मानकीकरण किया गया तो उस समय इन प्रक्रियाओं को अलग कर दिया गया। देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता मात्रा व्यवस्था में भी है। पहले तो अक्षरात्मक बताई, फिर मैंने उच्चारण के स्थान पर बताया। अगली विशेषता जो है मात्रा व्यवस्था पर है। तो मात्रा व्यवस्था भी है। ए को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए उन्हें स्वरों में मतलब उन्हें नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि उच्चारित हो जाती है। ये क्या बात बताई है यहाँ पर, जैसे कि ओ हम ऐसे लिखते हैं, और कई बार जैसे हम को लिख रहे हैं तो हमें व्यंजन के साथ ही हमने ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ पर हमें क ओ ऐसे नहीं लिखना पड़ा। ये बात ये कह रहा है कि यहाँ पर मात्रा व्यवस्था में क्या है कि अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए उन्हें नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि क्या होती है, उच्चारित हो जाती है। उदाहरण जैसे अमेरिका शब्द में मैं के बाद ए ध्वनि बोली जाती है और रे के साथ ई तथा कै के साथ आ ध्वनि का उच्चारण होता है, पर इन्हें एफ और आई से सूचित कर दिया जाता है। रोमन लिपि की भांति एम के बाद ई और आर के बाद, जैसे ए एम ई आर आई अमेरिका लिखते हैं ना, तो वो बता रखा है यहाँ पर। तो ई और आर के बाद आई तथा के बाद ए अर्थात पूरा वर्ण नहीं लिखना पड़ता। यदि हम देवनागरी में एम ए आर ई का लिखेंगे तो उच्चारण भी अमेरिका न होकर अमरई का होगा। ठीक है, ऐसे उच्चारण होगा। लेकिन हिंदी में देखो इस तरीके का है कि जैसे मैं है तो उसी के ऊपर ए की मात्रा लगा दी, और ऐसे लिखेंगे तो इसका उच्चारण भी अमरई का हो जाएगा, अमेरिका न होकर अमरई का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे क्या है, देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। केवल एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और अर्धवृत्त सीख लेने पर प्राय सभी देवनागरी अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। तो अगर एक खड़ी पाई, एक पड़ी पाई, एक आड़ी रेखा जो टेढ़ी होती है, ऐसे इसे शिरोरेखा भी बोलते हैं, और एक ये चंद्रबिंदु नहीं सॉरी, इस तरीके से चांद के आकार का सीख लेने पर प्राय सभी अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी विशेषता है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है। देवनागरी, अब कई बच्चे यहाँ से ध्यान देना जो HPSC का पेपर देने वाले हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ना अक्षर तो लिख देते हैं लेकिन उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते हैं। लेकिन हिंदी में ये कंपलसरी है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है। जैसे क लिखेंगे तो इसके ऊपर ये शिरोरेखा जरूर लगाएंगे, उसके बाद ख लिखेंगे तो इसके ऊपर भी शिरोरेखा लगेगी, और उसके बाद अगर मैं कमल शब्द लिखूं, कोई शब्द लिख रही हैं तो उसके ऊपर भी शिरोरेखा जरूर लगेगी। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, कमल लिखकर और ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो इससे आपकी राइटिंग पर असर पड़ेगा और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा युक्त है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का काफ़ी महत्व है, जो उसकी अलग पहचान और अर्थवत्ता का द्योतक है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता थी। उसके बाद शिरोरेखा की उपयुक्त व्यवस्था देवनागरी में प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को अक्षुण और शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाए रखती है। कपड़ा सूख रहा है, वाक्य के चारों शब्द शिरोरेखा द्वारा अलग अलग अस्तित्व युक्त है। ठीक है, देखो कपड़ा ये अलग शब्द है, सूख ये अलग है, रहा है, चारों शब्द अलग अलग शिरोरेखा द्वारा आपको अपना अपना अस्तित्व लिए हुए दिखाई देंगे, इसलिए वाक्य सार्थक है। शिरोरेखा के बिना कप, डासू, खर का है आदि पढ़े जाने की आशंका है। अगर हम इसकी शिरोरेखा एक इकट्ठी कर देते हैं तो यहाँ पर कोई कप पड़ेगा, फिर डास, फिर खैर खर इसको हो सकता है साथ पढ़ दे, तो ये गलत हो जाएगा, गलत है। इसलिए शिरोरेखा जो है, शिरोरेखा के द्वारा हर एक शब्द का अपना एक अलग अस्तित्व है, तो शिरोरेखा का इसमें काफ़ी महत्व है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आता है देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेत
प्रतीत होती है। उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, एक वर्ण से एक ही ध्वनि निकलेगी, इंग्लिश की तरह नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। ये विशेषता भी केवल वैज्ञानिक लिपियों में ही पाई जाती है। उसके बाद आता है व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजनों का संयोग होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे प्र पै के नीचे र हो गया, अक्षत्रिय, त्र त्रिशूल, गैज्ञानी, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनमें व्यंजन संयोग है, यानी कि अक्षत्रिय जो अक्षर हम देखें तो क और श से मिलकर बना है, और उसके बाद अगर त्र को देखें तो ये तय और र से है, इसलिए इनको कहा जाता है व्यंजन संयोग की जो प्रवृत्ति है ये पाई जाती है। प्र में प और र हो गया, तो ऐसा होने के कारण लेखन में स्थान बचता है। अंग्रेजी में ऐसे शब्दों में स्थान बहुत अधिक गिरता है। जैसे क्षत्रिय की अगर हम स्पेलिंग लिखेंगे तो अक्षत्रिय के देखो हिंदी में तो काम चल गया, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए KSHA इतना लिखेंगे हम, ठीक है, KSHA, एस तो मैं लिखा ही नहीं, KSHA, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो इनमें जो है स्थान बहुत ही बचता है हिंदी देवनागरी में, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट विशेषता हो गई है। देवनागरी लिपि की सीमाएं और दोष जो भी हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं हमारी हो चुकी हैं, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, वो मैंने बता दिया है। देवनागरी लिपि के जो दोष हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।